तो उन ट्राइबल ने ले जाके आंगन में उसके कट मार दिया गर्दन पे, चाकू से, बड़ा सा चाकू था। मारेंगे तो मार देंगे यार, ठीक है ना, मार दिया तो मार दिया। फड़फड़ा नहीं रहा या छटपटा नहीं रहा, कुछ नहीं कि भाई मुझे मारेंगे मैं परेशान हो रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर मेरा भाई अचानक से बेहोश हो गया। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। दोस्ती, भाईचारा एक ऐसी चीज होती है जो इंसान के लिए अपनी परवरिश के बाद बहुत जरूरी होती है। क्योंकि जब हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं या फिर कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं, तो हमारी संगत हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में हमें इतने झूठे इंसान, इतने मक्कार इंसान मिलते हैं जो अपने आप को भाई बताते हैं, दोस्त बताते हैं और फिर आपका कत्ल कर देते हैं। मतलब आपके जो भरोसे का कत्ल वो करते हैं, आप सालों सालों उससे रिकवर नहीं हो पाते और आपके दिमाग में हमेशा फिर ये एक बीज पल के रह जाता है कि मैं किसको दोस्त बोलूं और किसको भाई बोलूं। ऐसा ही पूरा रियल इंसिडेंट आज हमारे सामने आया। भेजने वाले का नाम है विराट, दिल्ली के रहने वाले हैं। इनके भाई के साथ 2017 में ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ जो कि दिल्ली में ही हुआ। विराट के भाई का नाम है वैभव, जो कि इनके बड़े भाई थे। एक बैक बेंचर, स्कूल में जिन्होंने बहुत मस्ती काटी, टीचर्स का बहुत नाक में दम रखा और स्कूल में हमेशा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में रहा करते थे। लेकिन पेरेंट्स हमेशा से ये चाहते थे कि वैभव की अच्छी परवरिश हो, वो एक अच्छा स्कूल ज्वाइन करे, कॉलेज ज्वाइन करे और फिर एक एमएनसी कंपनी को ज्वाइन करे। इसीलिए वैभव को फोर्स करा गया कि एक रेगुलर कॉलेज को ज्वाइन करा जाए। हालांकि वैभव जो थे वो ओपन से अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते थे, कोई अलग कोर्स करना चाहते थे, अपने परिवार का एक सपोर्ट बनना चाहते थे। लेकिन फैमिली वाले जो थे वो चाहते थे कि वैभव रेगुलर कॉलेज में जाए। इसी तरीके से वैभव का एडमिशन दिल्ली के एक कॉलेज में करवा दिया जाता है जो कि डीयू का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध कॉलेज है। शुरू में तो वैभव जाता ही नहीं है स्कूल, ये सोच के कि 15 दिन तो क्या ही पढ़ाई होगी, लोग आएंगे, नए नए बच्चे बैठेंगे। 15 दिन तक वैभव अपने घर वालों को ठस्सा देता रहा ये बोल के कि जैसे अब नए कॉलेज में जाएंगे तो अभी पढ़ाई थोड़ी ना हो रही होगी, अभी तो बच्चे सेटल होना शुरू होंगे और 10-15 दिन के बाद जो है बच्चे आना शुरू करेंगे और उसके बाद पढ़ाई लिखाई स्टार्ट होगी। घर वालों ने इस चीज़ को समझा कि वैभव का कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है, फीस वगैरह सब कुछ दे दी थी। एक बैक बेंचर की कट ऑफ आई और बैक बेंचर का उस कॉलेज में एडमिशन हो चुका था। 15 दिन बाद वैभव जब पहली बार अपनी कॉलेज की क्लास में घुसता है, तब वो देखता है कि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने अपने डेस्क पहले ही फाइनल कर लिए थे कि हमें यहाँ बैठना है। जब वैभव वहाँ पर गए पहली बार क्लास में, तो उनका टोरा अलग था क्योंकि स्कूल में उन्होंने काफ़ी बदमाशी करी हुई थी। जब ये सीधा जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चे तो बैठे हुए हैं, लेकिन उनमें बहस चल रही है इस चीज़ को लेके कि कोई नया बच्चा आ रहा है तो उसकी रैगिंग हो रही है, उससे बातचीत की जा रही है, उसका मजाक बनाया जा रहा है। तो वैभव जब अंदर घुसते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक लड़का बैठा हुआ है जो आसामी लड़का था। मतलब दिख रहा था फेस स्ट्रक्चर से कि वो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान का तो नहीं है, शायद वो नॉर्थ ईस्ट का हो सकता है। वैभव सीधा उस लड़के के पास जाके बैठते हैं और ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहले तो नाम पता करने की एक चुल जो एक इंसान के अंदर होती है कि इस लड़के का नाम क्या है। वैभव उससे पूछते हैं कि हाँ भाई तेरा नाम क्या है, तो वो लड़का आड़ी टेढ़ी टूटी हुई हिंदी में बोलता है कि मेरा नाम जिम है। तो वैभव को पता चलता है कि इसका नाम जिम है। अब जिम नाम का लड़का जो कि वैभव के साथ बैठा हुआ था क्लास में, कुछ बच्चे पीछे जिम से मजे ले रहे थे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों से मजे लिए जाते हैं, अलग अलग चीज़ें बोल के कि तू ऐसा है, तू वैसा दिखता है, तू ऐसा है, तू यहाँ से आया, वहाँ से आया और तू ये बेचता है, वो खरीदता है। तो ये सारी बातें वहाँ पे चल रही थी। लेकिन वैभव बहुत देर से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे कि जिम जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, लेकिन जिम कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे वो सारे के सारे मज़े ले रहे थे। वैभव ने क्या करा, अचानक से खड़े होते हैं और पीछे देखकर वैभव ने बोला कि भाई देखो, मैं दिल्ली से हूँ और मैं यहीं का लोकल हूँ, अगर किसी ने जिम से उल्टा बोला तो फिर दिक्कत हो सकती है और हो सकता है कि लड़ाई भी हो जाए। तो उस टाइम पर जो लड़के खड़े थे वो समझ गए कि भाई कोई दबंग लड़का है क्लास में, और उन्होंने फिर जिम को छेड़ना बंद कर दिया। लेकिन वैभव से सबने दोस्ती बनानी शुरू कर दी। लेकिन वैभव जो थे वो एक दोस्त ऐसा ढूंढ रहे थे जिस पर वो भरोसा कर पाए। जब जिम के साथ ये पहले दिन बैठते हैं तो इनकी उससे दोस्ती हो गई।
जिम ने टूटी फूटी हिंदी में बताया कि मैं नागालैंड से हूँ और वहाँ पर मेरा परिवार रहता है, मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पर सबने पैसे जोड़ के मुझे पढ़ने के लिए भेजा है। तो जैसे कि एक सहानुभूति आ जाती है, वैभव के दिल में भी एक सहानुभूति आ गई थी और लड़कों से भी बातचीत होती थी, लेकिन वैभव की दोस्ती जिम से दिन पर दिन अच्छी होती जा रही थी। जैसे ही कॉलेज ओवर होता तो ये सीधा जिम के फ्लैट पे चले जाते जहाँ पर वो पीजी में रह रहे थे। कभी ये लोग स्कूटी पे घूमते, कभी कुछ खाने निकल जाते, कभी कुछ चाइनीज खाने निकल जाते, कभी कहीं घूमने निकल जाते, पार्क वगैरह, लेक्स वगैरह। मतलब वैभव और जिम की दोस्ती बहुत ज्यादा पक्की हो गई थी। हमेशा वैभव को जिम यही बताता कि भाई मेरा जो गाँव है ना बहुत प्यारा है, वहाँ पर लोग बहुत वेलकमिंग है और हम कोशिश करेंगे कि कभी तो वहाँ पर होके आएंगे। तो वैभव के दिमाग में भी ये चीजें चल रही थी कि यार मैंने लोकल में तो बहुत घूम लिया, लेकिन कभी बाहर की आउटिंग नहीं बनी है। जब जिम पूछते थे वैभव से कि भाई आप अपने परिवार के बारे में बताओ, तो वैभव यही बताते थे कि भाई मेरा एक छोटा भाई है विराट, मम्मी पापा है, बस हमारी इतनी सी फैमिली है और हम रिलेटिव से मिलते जुलते हैं, लेकिन ज़्यादातर घूमना फिरना होता नहीं। फिर वैभव ने बताया कि जब मैं अपने स्कूल टाइम में था तो मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत घूमने जाता था और हमने खूब मस्ती करी है। तो जैसे जिम ने पूछा कि वैभव भाई फिर आपके दोस्त कहाँ हैं बाकी, तो इन्होंने बताया यार कुछ लोगों के फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छे थे तो उन्होंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, कुछ लोग थे वो कहीं और चले गए, कुछ लोगों ने कोर्सेज ज्वाइन कर लिया और मेरे घर वालों ने मुझे रेगुलर कॉलेज में डाल दिया। और फिर आपस में मजाक मस्ती करते कि हम एक दूसरे के दोस्त हैं ना, ऐसे ही वक्त गुजार लेंगे और वक्त का पता ही नहीं चलेगा। इनकी दोस्ती बहुत अच्छे से आगे बढ़ती दिखती है। ऐसे ही वक्त कटता जाता है और इनका फर्स्ट ईयर गुजर जाता है, दोनों के एग्जाम खत्म होते हैं और एवरेज मार्क्स दोनों के आए। अब इसके बाद जब वैभव घर पहुंचते हैं तो इस टाइम पर वैभव यही सोच रहे थे कि यार अब तो लंबी छुट्टियां पड़ गई, अब ये समझ नहीं आ रहा कि यार करा क्या जाए। वैभव के दिमाग में बार बार ये चल रहा था कि यार कहीं घूमने चलते हैं, कहीं कहीं तो होके आते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक डेस्टिनेशन नहीं आ रही थी। और उन्होंने ये सोचा कि यार मैं इस बारे में जिम से डिस्कस करूंगा। तो जब ये अगले दिन जिम के रूम पे जाते हैं, क्योंकि छुट्टियां तो पड़ चुकी थी, तो जिम भी वहां पर बैठ के यही सोच रहे थे कि यार कहीं तो घूमने चलते हैं, और दोनों के मन की बात बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे मैच कर गई। वैभव ने बोला कि यार हम बैठे बैठे यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, छुट्टियों के दौरान बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो अपने अपने घर चले जाते हैं, कुछ लोग अपने गाँव चले जाते हैं, कुछ लोग लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हैं। और इनका भी यही प्लान बन रहा था कि हम करे तो करे क्या। वैभव ने जिम के सामने रखा कि यार घूमने का मन है, तो जिम ने अचानक से बोल दिया भाई मेरे गांव चलते हैं। और फिर दोबारा वैभव के दिमाग में वही सारी तस्वीरें बिल्कुल हरी भरी हो गई कि कैसे जिम बताता था कि मेरे यहाँ पर पूरा माउंटेन एरिया है, कैसे ग्रीनरी एरिया है, कैसे बचपन मेरा बीता है, कैसे दोस्तों के साथ में खेला करता था। वैभव ने 5-10 मिनट लगाए होंगे सोचने में, और फिर पहला जो क्वेश्चन आता है कि भाई खर्चा कितना आएगा। तो यहाँ से जो जिम थे वो बोलना शुरू करते कि देख भाई अगर हम बिल्कुल ऐशो आराम से जाएं तो बहुत खर्चा आएगा, लेकिन अगर हाथ को थोड़ा सा बांध के चले तो तू अपनी जेब में सिर्फ 5-6 हज़ार रख लियो, बाकी मैं देख लूँगा, क्योंकि मेरे गाँव में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर खाना पीना सब कुछ हमारा उसी हिसाब से होगा। जो वैभव थे उनके दिमाग में पहले ही ट्रिप से रिलेटेड बहुत सारी एक्साइटमेंट चल रही थी और वैभव इस बारे में सोच रहे थे कि यार जाना तो बनता है। वैभव ने अपने घर पे बात करी और उनके पापा ने 2 सेकंड में उन्होंने बोल दिया ठीक है चला जा। अब विराट से जब मैंने कॉल पे बात की, जो उनके छोटे भाई, और मैंने विराट से पूछा कि भाई पापा ने इतनी जल्दी हाँ कैसे भर दी, तो विराट ने बताया कि अक्षय भाई जो वैभव भाई है ना वो जिम को घर पे लेके आ चुके हैं। मतलब हमारे घर वालों ने जिम को देखा था और उसका रवैया और उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का बहुत एक शाय लड़का होता है ना, जो हाँ आंटी हाँ अंकल बिल्कुल इस तरीके से बात करता है, उसी तरीके से था। तो मेरे पापा को वो लड़का बहुत पसंद आया था। मेरे पापा ने जैसे ही सुना कि अच्छा जिम के साथ जा रहा है, अच्छा उसके गाँव जा रहा है, तो पापा ने 2 सेकंड में हाँ भर दी। अब वो दिन आते हैं जो 3 रातें इन्होंने अपनी प्लान करी थी वहाँ पे। 4 दिन 3 रातें, मतलब चौथे दिन तो इनको निकलना था वहाँ से। अब जिम और जो वैभव थे इन्होंने अपनी ट्रेन बुक करी और ये सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच गए शाम को, जहां पर ट्रेन पकड़नी थी। अब प्लान जिस हिसाब से बना हो, अगर उस हिसाब से पूरा अच्छे से चल पड़े तो थोड़ा सा अजीब लगता है। इनके प्लान में भी कहीं ना कहीं रुकावट आई। जिम वहां पे खड़े होके किसी का वेट कर रहा था रेलवे स्टेशन पे, और वैभव पूछना शुरू करता है कि भाई किसका वेट कर रहा है, ट्रेन आ चुकी है, बैठना नहीं है क्या चल के। तो जो जिम था वो बोलना शुरू करता है भाई अभी तो ट्रेन को टाइम लगेगा, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, तुम भी देखो मैं किसी से मिलवाता हूँ तुमको। तो वैभव इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, क्योंकि वैभव के दिमाग में ये था कि यार हम दोनों जाने वाले हैं और कोई तीसरा बीच में क्यों ही आएगा। तो देखते देखते अचानक से सामने से एक और लड़का आता है जो ऐसे लग रहा था, जो आसामी टाइप था, और वो लड़का भी बिल्कुल सही था, सामने से आता है और उसका नाम था बोंग। अब जैसे कि विराट ने मुझे बताया कि इसका नाम था जिम, उसका नाम था बोंग। अब ये इनके शॉर्ट नेम थे या इनके एक्चुअल नेम थे, इस बारे में मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि आईडीज तो इनकी मिलने से रही। लेकिन जैसे कि वैभव ने विराट को बताया कि भाई मैं रेलवे स्टेशन पे था और मेरे सामने सामने एक बोंग नाम का लड़का आता है, तो
वैभव ने सीधा सीधा जिम से पूछा कि भाई ये कौन है। तो जिम बताना शुरू करता है कि भाई ये मेरे गांव का मेरा दोस्त है और ये भी हमारे साथ चलेगा। तो इस टाइम पे जैसे आपके बीच में कोई आ जाता है, दोस्तों के बीच में तीसरा बंदा, तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो उस टाइम पर वैभव का भी ऐसा हाल हो गया था। वैभव ने ये सोचा कि यार प्लान तो हम दोनों का बना था और ये तीसरा बंदा कौन आ गया, बोंग नाम का। अब इसके बाद क्या हुआ, जो जिम थे वो बोंग और वैभव को मिलवाना शुरू करते हैं और जिम इस चीज़ की तसल्ली देते हैं वैभव को कि भाई टेंशन मत ले, ये अपना ही बंदा है और ये बिल्कुल घुल मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। वैभव इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते। इतनी ही देर में क्या हुआ, बोंग के पीछे पीछे 2 लड़के और भागे भागे आते हैं। ये 2 लड़के भी दिल्ली के थे। ये तीनों अलग कॉलेज में पढ़ रहे थे। जिम और वैभव अलग कॉलेज में पढ़ रहे थे। जिम के अकॉर्डिंग जो बोंग था वो इनका एक दोस्त था बचपन का, जो इन्हीं के गांव का था। और बोंग अपने साथ 2 दोस्तों को लेके आया था, जिसमें एक का नाम था नीरज, एक का नाम था हिमांशु। और नीरज और हिमांशु दोनों भाई थे सगे। कुछ ऊपर नीचे कॉलेज में ये भी पढ़ रहे होंगे। तो अब 2 से भले हो गए 5। अब यहाँ पे वैभव का मूड हो गया बिल्कुल ख़राब और उन्होंने जिम को बोला कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, हम दोनों ये प्लान बना के आए थे और हमारे साथ 3 लड़के और जुड़ गए हैं। तो जिम ने ये बोला कि अरे भाई ये तो आपके दिल्ली के हैं, आप बहुत अच्छे से घुल मिल जाओगे। तो वैभव ने देखा और वैभव को वो काफ़ी स्माइलिंग फेस लगे, दोनों जो भाई थे नीरज और हिमांशु। तो वैभव ने सोचा ठीक है भाई, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया जा सकता है। ये शाम की ट्रेन पकड़ते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं नागालैंड। नागालैंड में रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं। ज़्यादा जानकारी मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि कंट्रोवर्सी क्रिएट होने में टाइम नहीं लगता। ये नागालैंड में सीधा चलना शुरू करते हैं उस गांव की तरफ, जिस गांव का नाम इन्होंने मुझे तो बताया था, लेकिन सॉरी मैं आप तक उस चीज़ को नहीं पहुंचा पाऊंगा क्योंकि मैं वो रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ जो सब्सक्राइबर ने मुझे बताया। वैभव ने मैंशन करा जो पूरी चीज़ें थी कि मैं कैसे बताऊँ, इतनी सुंदर जगह, इतनी सुंदर लोकेशन मैंने आज तक नहीं देखी थी। जब हम चलना शुरू करते हैं तो पहली बात तो हमें फॉरेस्ट से होके निकलना था गांव की तरफ। और जब हम उस फॉरेस्ट में घुसते हैं तो ऐसा लगा जैसे एक 2 दुनिया के बीच में से हम ट्रैवल करके जा रहे हैं। बाहर वाली जो दुनिया थी वो हमने छोड़ दी थी। अंदर जाते जाते माहौल इतना बदल गया, इतनी प्यारी हवाएं, इतना प्यारा मौसम। अचानक से बारिश वाला मौसम वहाँ पे हो गया। धीरे धीरे ये लोग अंदर चलना शुरू करते हैं और जैसे रेलवे स्टेशन पे से जब जिम और बोंग आपस में मिले थे तब से ये अपनी एक लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो ये तीनों लड़के, जैसे वैभव, हिमांशु और नीरज, तीनों पीछे रह गए थे। ये तीनों आपस में यही बात कर रहे थे कि यार जगह तो बहुत सुंदर है, पता नहीं हम ऐसी जगह पे कभी पहुंच क्यों नहीं पाते, हमारे लिए तो एक अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन सी लग रही है। तो ये तीनों उस जगह की बहुत तारीफ करते चल रहे थे और दोनों जो जिम और बोंग थे वो आगे आगे चल रहे थे अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हुए। थोड़ा ही टाइम लगता है, मुश्किल से आधा 1 घंटा, और ये उस गांव में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आके वैभव ने जो तारीफ करनी स्टार्ट की, उसने बताया कि मैं बता नहीं सकता, वहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून, जैसे आप मूवीज़ में देखते हो कि आप किसी ऐसी जगह पे पहुँच गए हो जहाँ पर आप हमेशा से आना चाहते हो। मतलब चिड़िया चहचहा रही हैं, पेड़ हैं, हवाएं हैं और लकड़ी के घर बने हुए हैं, मिट्टी के घर बने हुए हैं। मतलब इतना सुकून वाला, और लोग इतना वेलकमिंग है। वो लोग जिम और बोंग की तरफ टूट पड़े उनके गांव वाले कि जैसे पता नहीं कितने सालों बाद हमारे बच्चे आए हैं। गांव वालों ने इतना प्यार दिया, कोई अपने घर से कुछ खाने का ला रहा है, कोई पानी लेके आ रहा है, कोई शरबत लेके आ रहा है, और हम ऐसे हो गए थे कि यार इतना प्यार तो मतलब हमें खुद के गाँव में कभी नहीं मिला। अब जब इंट्रोडक्शन हुआ तो धीरे धीरे करके ये लोग जिम के घर में पहुंचते हैं और बोंग के घर वाले भी मिलने आते हैं। तो जिम अपने परिवार वालों को टूटी फूटी हिंदी में बताते हैं उन्हीं के सामने कि मम्मा ये वही लोग हैं जिनके साथ मैं रहता था, जिनके घर पे मैं खाता था, मैंने बताया था ना। और घर वाले इतने खुश हो जाते हैं कि वो अपनी तरफ से और भी चीज़ें देना शुरू करते हैं। अब उस रात ये लोग इतने सुकून से सोए क्योंकि थके हुए थे, ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया था। तो रात को ही आराम से सोए और सुबह जब ये उठे तो इन्होंने खूब मस्ती काटी। सुबह जिम और बोंग उठाते हैं, ब्रेकफास्ट करवाते हैं, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जहाँ पर इन्होंने इतना फ्रेश फ्रूट्स के साथ खाना खाया और बहुत सारी चीज़ें फ्रेश जैसे सैलड होती है वो सारी चीज़ें खाई। तो वैभव ने उस टाइम पे मेंशन करा विराट को कि भाई मैंने इतनी सुकून की ज़िंदगी काटी, पहली रात तो मेरी जन्नत कटी वहाँ। सुबह का ब्रेकफास्ट करके हम घूमने निकल गए। जिम और बोंग ने इन्हें अलग अलग वाटरफॉल दिखाए, झरने, वहाँ पर नदियाँ, नहरें, बिल्कुल ब्लू पानी, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात पता नहीं हिमालय से कहाँ से उतर के पानी आ रहा है। ये लोग अलग अलग जगह पर बैठे और ऐसा लगा जैसे टाइम यूँ बीत गया। एक शाम इनकी ऐसे निकल गई। पहली शाम तो वो जो ये आए थे, दूसरी शाम निकल गई, अब तीसरी शाम की बारी थी। तो तीसरी सुबह जब ये लोग उठते हैं तो वहाँ पर
कुछ अरेंजमेंट हो रहे थे, लेकिन फिर भी ये लोग जिम और बॉन्ग जो है घूमने निकल जाते हैं तीनों के साथ, और तीनों को लेके अलग अलग माउंटेन एरिया पे जाते हैं, वहाँ पर ग्रीनरी दिखाते हैं, और 12 बजे तक ये दोपहर में वापस आते हैं जहाँ पर ये लोग खाना खाते हैं। यहाँ से वैभव ने बताना शुरू करा कि भाई जो चीज़ें मैंने देखी वो मेरे को रियल लगी नहीं, कि एक्चुअली में हम सही में अपनी बलि देने तो नहीं आए। दोपहर के 12 बजे का टाइम था और वैभव ने बताया कि अक्षय भाई अचानक से धीरे धीरे सब हमारे पास आते हैं और हमें एक कॉस्ट्यूम देना शुरू करते हैं। वो जो कॉस्ट्यूम थी उनकी वो लोकल कॉस्ट्यूम थी, सब ने ऑलरेडी पहन रखी थी। अब जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ तो ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि इसको समझना शुरू करें कि वो लोकेशन कैसी रही होगी। पूरा जो गांव था पहाड़ियों से घिरा हुआ था, पेड़ों से घिरा हुआ था, बीच में एक कच्चा घर बना हुआ था बहुत बड़ा। मतलब ये मान लो कि उस घर की लगभग सब पूजा सी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंदिर है। हमें कॉस्ट्यूम दी गई और जिम और बॉन्ग बताते हैं कि भाई आज हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी पूजा है और सबको अटेंड करनी होती है पूजा। दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में ये पूजा स्टार्ट होती है। इन्होंने अपने कपड़े बदले और सारे के सारे वो जो बड़ा बीच में एक घर था उसके वहाँ पे बैठ गए और सबने पूजा अटेंड करनी स्टार्ट करी। तो वहाँ पर आग जलाई गई, उसके बीच में आगे पीछे कुछ लकड़ियाँ लगाई गई और वहाँ पर देवता जो भगवान थे उनकी फ़ोटो लगाई गई और वो पूजना स्टार्ट इन्होंने कर दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरा 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे और 7 बज गए। 7 बजे तक इनकी पीठ ऐसी हो गई थी तीनों की, क्योंकि ये लोग दिल्ली से थे, इनको इतना बैठने का नहीं एक्सपीरियंस था। यहाँ पर तो आए दिन शायद पूजा होती थी। शाम को 7 बजे पूजा खत्म होती है, ये तीनों उठते हैं और सीधा ये बोलते हैं कि भाई हमें आइडिया भी नहीं था कि इतनी लंबी पूजा भी यहाँ पे हो सकती है। जिम और बॉन्ग इतने खुश थे क्योंकि वो देख पा रहे थे कि फाइनली इनके कल्चर को अडेप्ट किया दिल्ली वालों ने। और देखते देखते सारे गांव वाले वहाँ मनोरंजन करना स्टार्ट करते हैं, जैसे आपस में बातचीत करते हैं, कोई अपने घर से कुछ खाने का लेके आ रहा है। और फिर इतनी देरी में वैभव अपनी आंखों से देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग थे वो मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। मतलब उनके वहाँ की लोकल कोई मिठाई थी, ये लोग मिठाई बनाना शुरू करते हैं और जिसको देख के ऐसा लग रहा था यार कुछ तो बहुत अच्छा बन रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। औरतें उस चीज़ को पीस रही थी, उसमें चीनी डाल रही थी, मिश्री डाल रही थी, पता नहीं क्या बना रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे ही हम 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक हमने चेंज करा, हम लोग फ्रेश हुए और खाना खाने के लिए हम तैयार हुए। हमें खाना परोसा गया। खाना जैसे ही हमने खाया हम बिल्कुल संतुष्ट हो गए, मतलब हम इतना सुकून में थे। तभी जो गाँव वाले थे वो बॉन्ग और जिम के उसमें तंबू में आते हैं, वहाँ पे आके उस मिठाई को ऑफर करते हैं। पहले तो वैभव को अजीब सा लगा कि यार खाना खाने के बाद मतलब अचानक से इतनी सारी मिठाई। लेकिन जब जिम और बॉन्ग ने उस मिठाई को खाया और अपने एक्सप्रेशन दिए कि इतनी डिलीशियस मिठाई बनी है, तो वैभव और हिमांशु और नीरज से भी रुका नहीं गया। इन तीनों ने क्या करा, उस मिठाई को खा लिया। मिठाई खाने के बाद जो एक्सपीरियंस इन्होंने बताया वो है जो आप जिससे सीख ले सकते हो कहीं भी अगर आप जाओ। वैभव ने विराट को बताया कि भाई जब हमने मिठाई खा ली ना, हम ऐसे मजे में हो गए कि हमको अगर कोई पीट भी देना तो हम तो खुशी खुशी पिटेंगे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हमें किसी ने वशीकरण कर लिया है, कि कोई एक दूसरे की बेइज्जती भी करे ना कि अबे तू कितना चोमू लग रहा है, तो वो भी हंसने लग जाए, हाँ भाई मैं तो बचपन से ही चोमू हूँ। यहाँ पर ऐसा माहौल हो गया कि कोई एक दूसरे को बोल रहा है ना कि आग में कूद जा, तो वह बंदा खुशी खुशी आग में कूद जाएगा। मतलब उस मिठाई को खाने के बाद ये लोग ऐसे हो गए कि समझ में ही नहीं आया कि इनको हो क्या रहा है। हंस हंस के पागल हो रहे हैं और आपस में खूब मस्ती मजाक कर रहे हैं। और जिम और बॉन्ग जिन्होंने मिठाई खाई थी वो आराम से। अब रात के 10:30 बज गए और वैभव देखते हैं कि सोने का टाइम हो रहा है, तो ये बोलते भी जिम और बॉन्ग को कि भाई अब सोने चले। जबकि ये देख रहे कि गांव वाले बाहर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों को इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि ये तीनों सोने के लिए लेट जाते हैं। जैसे आंखें बंद होती है और अचानक से आँख खुलती है तो वैभव ने देखा कि कुछ कबीले वाले लोग आए हैं और उन्होंने नीरज को उठाया और नीरज को आगे लेके चले गए। और नीरज जैसे उस झोपड़ी के बाहर जाते एक बार पीछे देखते हैं और जैसे ही आगे देखते हैं वैभव ने जो बताया एग्जैक्ट मैं आपके सामने बता रहा हूँ। कबीले वालों ने उसके गले पे एक कुछ नोकीली सी चीज़ फेर दी और नीरज वहाँ पर लहूलुहान हो गया और एकदम से बेहोश होना स्टार्ट हो गया। उस टाइम पर वैभव और हिमांशु इतने ज़्यादा बुरी तरीके से डर गए, लेकिन थोड़ी देर का जो डर था उसके बाद फिर वैभव ने अपने एक्सपीरियंस में बताया कि मैं अब भी ऐसा था कि यार उसको मार दिया, हमें भी मार दो, क्या ही हो जाएगा, कोई नहीं, मार दो। अब जैसे वो कबीले वाले इनकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये दोनों डरे तो सही, जो वैभव और हिमांशु थे, कि हमें भी मार देंगे, लेकिन थोड़ी देर में एक दूसरे को कह रहे हैं अरे भाई क्या रखा है जिंदगी में, नीरज भी तो चला गया, चल हम भी चले जाते हैं। कबीले वालों ने इन्हें पकड़ा है और ये दोनों वहाँ पर बेहोश हो गए। जब सुबह वैभव की आंख खुलती है तो वैभव देखते हैं कि ये तीनों आराम से सो रहे हैं।
मतलब कबीले में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। रात को इन्होंने कोई ऐसा सपना देखा था। अब होता क्या है, चौथा दिन था सुबह, जिस दिन इन्हें निकलना था। तो जिम और बोंग तो वहाँ पे रुकने वाले थे और ये तीनों वहाँ से निकलने वाले थे। तो जिम और बोंग इन्हें बाहर तक छोड़ के आते हैं, जहाँ पर रेलवे स्टेशन पे इनकी ट्रेन बुकिंग कर रखी थी। वहाँ पर छोड़ने के बाद जिम और बोंग यही बताते कि हम भी 2-3 दिन बाद आ जाएंगे अपने गाँव में से, तुम लोग अब दिल्ली जा सकते हो, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप रुकना चाहो तो रुक भी सकते हो। तो वैभव ने जो सपना देखा था रात को, वैभव वहाँ बिल्कुल भी रुकने में इंटरेस्टेड नहीं थे। खूबसूरती निहारने के लिए 3 दिन बहुत होते हैं, इन्होंने 3 दिन वहाँ पे काट लिए थे अपने। अब वैभव ने जो अपना एक्सपीरियंस बताया विराट को कि भाई जब मैं वापस आ रहा था ना ट्रेन में, तो पूरे टाइम मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैंने रात को जो सपना देखा वो क्या सपना देखा। तभी अचानक से वैभव की नज़र नीरज के गले पे पड़ती है और वहाँ बिल्कुल पतला सा एक निशान था। वैभव को शक पड़ता है कि कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन वैभव कुछ भी डिस्कस नहीं करता, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं ही अपनी तरफ से क्यों बोलूं, अगर कुछ गलत हुआ होगा तो इन दोनों को भी तो पता होगा। तीनों ने आपस में कुछ भी ऐसा डिस्कस नहीं करा। खाते पीते ये लोग अपने घर पे आ गए। ये लोग सीधा अपने घर पहुंचे हैं, सामान पटका, घर वालों ने इनसे बातचीत करी, कैसा रहा कैसा नहीं रहा। घर में सब ने बताया बहुत अच्छा था, ऐसा था वैसा था। ये लोग सो गए। सुबह फोन आता है हिमांशु का वैभव के पास, और हिमांशु बताते कि भाई नीरज सोया और सुबह उठा ही नहीं। ये सुनने के बाद वैभव के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वैभव ने अपने घर पर बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग वहाँ से आए और फिर नीरज के साथ ऐसा हो गया। अभी भी नीरज के साथ क्या हुआ वो हकीकत इन्होंने किसी ने नहीं बताई। अब पता नहीं किसी और को पता थी, लेकिन वैभव को तो पता थी। वैभव ने उस हकीकत को किसी के सामने नहीं रखा जब तक नीरज का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आती कि नीरज को कोई ऐसा पदार्थ खिलाया गया था जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अब जब हिमांशु के पास एक खबर पहुंचती है और हिमांशु बताता है वैभव को, वैभव ने अपने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे हम वहाँ पर गए थे और मेरे सपने में मैंने ऐसा कुछ देखा कि नीरज के साथ ऐसा कुछ हुआ है। हिमांशु की और वैभव की फैमिली आपस में मिलती है और डिस्कस करती है कि नीरज को मारा गया है क्या। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि ऐसे ऐसे जिम और बोंग नाम के लड़के इन्हें लेके गए थे नागालैंड में और वहाँ पर इनके साथ ऐसा हुआ है। नागालैंड पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं उस फॉरेस्ट में, उस गांव को ढूंढने के लिए कि नीरज के साथ एक्चुअली हुआ क्या था। और जो एक मज़े की चीज़ सामने आती है जो किसी को भी हैरान कर दे, वो गांव वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सुन के ऐसा लगता है कि इनके साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ था, लेकिन एक शक वाली चीज़ कि जिम और बोंग कहाँ थे। ये फटाफट वापस आते हैं। ये इन्हें लगा कि शायद हॉस्टल में जिम और बोंग इन्हें मिलेंगे। जब ये वापस आते हैं तो देखते हैं कि सामान तो वहीं पड़ा है, लेकिन जिम और बोंग दोनों ही गायब हैं। और इन्होंने खो किसको दिया? नीरज को। अब उस गांव में हुआ क्या? कोई डार्क रिचुअल हुआ, कोई ब्लैक मैजिक रिचुअल हुआ, कोई ईविल रिचुअल हुआ, क्या बलि चढ़ा दिया गया नीरज को? समझ ही नहीं आया हुआ क्या। 2017 में ये चीज़ हुई, आज 2025 है। इस चीज़ को ना तो वैभव की फैमिली भूल पा रही है, इस चीज़ को ना तो हिमांशु नीरज की फैमिली भूल पा रही है। हिमांशु तो पागल ही हो गया था क्योंकि उसने अपने भाई को गवा दिया था, और वैभव ने एक बहुत बड़ी सीख ले ली थी। इस चीज़ को इसी तरीके से फाइल में लिख दिया गया कि कुछ गलत हुआ था और उस चीज़ का कोई एक प्रूफ नहीं मिला, और तब से लेके अब तक ना ही जिम का कुछ पता है और ना ही बोंग का कुछ पता है। विराट ने हमारे सामने ये सारी सच्चाई रखी। अब एक चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने रियल इंसिडेंट लेके आता हूँ जो सब्सक्राइबर मुझे बताता है। तो कौन सा गाँव, कौन सा शहर, क्या बदलाव हुआ, कौन सी सिटी का नाम रखा गया, ये मैं बिल्कुल पुष्टि नहीं देता आपको। मैं आपके सामने रियल इंसिडेंट रख सकता हूँ। हो सकता है कि ये बांग्लादेश में हुआ हो सकता है कहीं और हुआ हो, लेकिन जिस तरीके से मुझे चीज़ें प्राइवेसी के तौर पे बताई गई, क्योंकि हमारा काम है आपको सबक देना, आपके सामने वो सच्चाई लाना जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ बीती है। जैसे दूसरे एपिसोड्स में आप देखते हैं कि जगह और नाम सब कुछ चेंज कर दिया गया, तो हो सकता है कि यहाँ भी जगह और नाम चेंज कर दिए गए हों, लेकिन रिकॉर्डिंग जो हमारे पास टेलर की आती है, वो रिकॉर्डिंग हम आपके सामने लेके आते हैं ताकि आप सुन सके। उसमें एक एक चीज़ मेंशन करी गई होती है। तो यहाँ से मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन क्या मिलता है कि आप किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं कर सकते। आपको लगता है कि यार ये मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी इससे रिश्ता बनाया जा सकता है, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। आप किसी पर भी अंधा भरोसा इस तरीके से नहीं कर सकते ये सोच के कि यार कि मेरे भाई से मेरी नहीं बन रही तो क्या हो सकता है ये मेरा भाई बन जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम पे जो भी आपकी ज़िंदगी में आपसे जुड़ेगा वो सिर्फ आपको काटेगा। कोई एक आधा इंसान आपको ऐसा मिलता है जो आपके अच्छे में होता है, जो आपको दूसरी चीज़ों से निकालता है। ऐसे इंसानों को आप ढूंढो, उनसे कनेक्ट रहो। लेकिन ऐसे लोग जो कहीं से भी भाई बन जाते हैं, आपको नशे में डाल देते हैं या फिर अलग अलग तरीके से आपको झांसे में ले लेते हैं ताकि आपके पैसे खा पाए। ज़िंदगी में, दुनिया में ऐसे लोग बहुत भरे पड़े हैं और ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की बहुत ज़रूरत है।
मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि मैं भी एक इंसान हूँ, गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, और मैं ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके सामने लेके आता रहूँगा जहाँ पर आपकी आँख खुले। ऐसे डार्क रिचुअल अलग अलग जगह पर हमेशा हमें सुनने को मिलते हैं, जहाँ पर पूरा एक छलावा क्रिएट हुआ और फिर वहाँ पर ऐसा इंसिडेंट हुआ। यहाँ से आप बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं दो चीज़ों की, कि भाईचारा इस तरीके से नहीं बनता, और दूसरा, आप किसी के बोलने पे कहीं भी जाके कुछ खा के वहाँ एंटरटेन नहीं कर सकते किसी को भी। आप इस तरीके से घूमने नहीं जा सकते कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में अभी जुड़े और 1 साल में आपको उन पर भरोसा हो गया। मत करिएगा ऐसा, आप बहुत ज़्यादा नुकसान खा सकते हैं। इसके बाद यही कहूँगा कि हमारी वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो बहुत ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं। मुझे पता है कि इंसिडेंट आपको पसंद आया होगा, तो बिल्कुल भी वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। इसके साथ हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, वो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, क्योंकि उस पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स आते हैं क्रिएटर्स के साथ, जो बताते हैं कि हमारे परिवार में हमने उनको खो दिया, हमारे परिवार में ये ऊंच नीच हुई, हमारे परिवार में हमने माँ बाप को कैसे खोया, भाई बहनों को कैसे खोया, या फिर ब्लैक मैजिक कर्स हम अपने हाथों से कैसे अपने घर में लेके आ गए। उसकी यूएसपी है कि वहाँ पर सब्सक्राइबर्स आते हैं। अगर आपको लगे यार आप भी कैमरे के सामने आके कुछ बताना चाहते हैं, आपके पास भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट है अपनी फैमिली का, या आपने कहीं सुना हो और आप उसके सदस्य बनना चाहे चैनल अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो का, सबसे पहले जाके उसे सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई मैं आना चाहता हूँ पॉडकास्ट पे। एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, हम बैठेंगे कैमरे के सामने और अवेयरनेस कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी की गलती किसी की सीख बन पाए, आप भी किसी के लिए एक सबक बन सकते हैं। जिसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अक्षय वशिष्ठ से नरेट करूंगा अपनी आवाज में, प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, और अभी फेसबुक पर मैं अवेलेबल नहीं हूँ। हालांकि पता नहीं फेसबुक कैसे घटिया हरकतें कर रहा है कि हमारे वेरीफाइड पेजेस चल रहे हैं, हमारा पेज क्या हैक हुआ, उसके बाद सबने फेसबुक पे स्कैम करना शुरू कर दिया है। तो फेसबुक पे मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, मैं जब तक नहीं अनाउंस करूंगा। अगर आप इस वीडियो को कहीं फेसबुक पे देख रहे हो तो भाई अनफॉलो कर दो, आपके साथ भी स्कैम हो सकता है और आप इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। जितना ज़्यादा हो सके यूट्यूब पर देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, फेसबुक को इग्नोर कीजिए, अभी हम वहाँ पर है ही नहीं। हम स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चलते फिरते आप हमारा कंटेंट वहाँ सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलेगा। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, हमारे चैनल की वीडियोस को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके देखिए, कमेंट्स कीजिए। आपका खुद का चैनल है, आप लोगों ने हमें बनाया, मुझे बनाया, हमारे पूरे परिवार को आपने बनाया है। आज हम एक परिवार साथ खड़े हैं तो आपका ही सहयोग है उसमें। जितना ज़्यादा हो सके माँ बाप से प्यार कीजिए, दादा दादी नाना नानी भाई बहन, अपने कुल देवी देवताओं से प्यार कीजिए, भगवानों को पूजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को भक्ति में लीन कर दीजिए, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो आपको नेगेटिव चीज़ों से बचा के रखती हैं। आपके ख्यालों में अगर कोई एक नाम ऐसे गुरु आना चाहिए, या तो आपके खुद के गुरु या प्रेमानंद महाराज जी, जो हमेशा से यूथ को कुछ ना कुछ ऐसा सिखाते आए हैं कि राधे राधे बोलने पे आप मजबूर हो जाओगे। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, और जिस मजहब के आप हो, हमेशा भगवान को अपने करीब रखिए। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। तो मेरा भाई ना ध्यान गया था अचानक से उसकी गर्दन पे, तो उसके ना हल्का सा ना उसे दिख रहा निशान सा, मतलब कि घर वाले बोल रहे कि क्या खिलाया इसे, क्या नहीं खिलाया ये वो। तो सर पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आया, पता नहीं किस लिए मर गया। मतलब उन्हें ढूंढा तो वो गांव ही उन्हें नहीं मिला, और वो जो लड़के थे बोंग और जिम, वो दोनों सर उसके बाद दिखे ही नहीं।